मेहनत करने से मत डरो। जीवन में अक्सर हम अपनी सफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, हमारी मेहनत बेकार जा रही है और बाकी लोग हमसे बेहतर हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि हमारी असली समस्या हमारी सोच और हमारे कर्म हैं? ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक महात्मा ठहरे हुए थे। तभी वहाँ एक किसान आया और वह महात्मा से कहता है, हे महाराज, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जो भी काम करता हूँ वो सब बिगड़ जाता है। मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल पाता है। मैं एक किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, लेकिन मेरी फसल अच्छी नहीं हो पाती है और इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। इसके उपाय के लिए मैंने कई साधु संत से बात की, कई ध्यानियों के उनकी राय ली। उन्होंने जो भी कहा मैंने वह सब किया। मैंने सभी तरह के अनुष्ठान, पूजा पाठ और यहाँ तक कि हर प्रकार के कार्य करके देख लिए, लेकिन फिर भी मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा। और वहीं पर मेरे अन्य गांव वाले, उन सब की फसल बहुत अच्छी होती है, जबकि वह अपने खेतों में उतनी मेहनत नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी फसलें हमेशा बहुत अच्छी होती हैं। मैंने सुना है कि आप सभी समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। क्या हम मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? हे तथागत, क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? उस किसान की वह सारी बातें सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही बहुत अच्छी है। सब कुछ तुम्हारे पास ही है। फिर भला तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है? इस पर वह किसान महात्मा के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जिस काम में मैं हाथ लगाता हूँ वह सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। मैं चाहकर भी अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पाता, जबकि वहीं पर मेरे गांव के अन्य लोग अच्छी फसलें उगा लेते हैं और वे लोग मेरी जितनी मेहनत तक नहीं करते। तो ऐसे में भला मेरी किस्मत कैसे अच्छी है? इस पर महात्मा मुस्कुराते हुए उस किसान से कहते हैं, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सभी अंग अच्छी तरह से काम करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छा है और अच्छी तरह से काम करता है। तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? अगर देखा जाए तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। इस पर वो किसान महात्मा से कहता है, मेरी समस्या यह नहीं है। मेरी समस्या तो ये है कि जिस भी कार्य को मैं हाथ लगाता हूँ वह सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। मैं चाहकर भी अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पाता, जबकि वहीं पर मेरे गांव के अन्य लोग अच्छी फसलें उगा लेते हैं और वो लोग मेरी इतनी मेहनत तक नहीं करते। तो ऐसे में भला मेरी किस्मत कैसे अच्छी है? इस पर महात्मा मुस्कुराते हुए उस किसान से कहते हैं, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सभी अंग अच्छी से काम कर रहे हैं, तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करता है। तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? अगर ऐसे देखा जाए तो तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है। इस पर वो किसान महात्मा से कहता है कि मेरी समस्या का यह नहीं है। मेरी समस्या तो यह है कि जिन भी कार्यों को मैं हाथ डालता हूँ वह कार्य बिगड़ क्यों जाते हैं। रही बात जमीन अच्छा, शरीर अच्छा,
अच्छा मस्तिष्क और अच्छे अंगों की तो वो तो सभी के पास हैं। मेरे पास मेरे सभी गाँव वाले के पास हैं और उनके पास अच्छी ज़मीन भी है और अच्छा शरीर भी है और और उनके पास अच्छी फसल भी है। इसी कारण वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं। लेकिन मेरे खेतों में तो अच्छी फसल नहीं हो पाती है। हर वर्ष मुझे एक भारी नुकसान झेलना पड़ता है। क्या आप मुझे कोई इसका उपाय बता सकते हैं? मंत्र क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मेरी किस्मत एक बार में चमक जाए? इस पर महात्मा उस किसान से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम कोई उपाय चाहते हो या कोई मंत्र चाहते हो तो वह मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे खेत का में खजाना है? ये सुन वह किसान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह महात्मा से तुरंत ही बोल पड़ा, हे गुरुजन, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना है और यह मुझे पता तक नहीं। बताइए वह खजाना कहाँ पर है? मैं अभी उसे जाकर निकाल लूँगा। बताइए गुरुदेव, वह खजाना कहाँ पर है? इस पर महात्मा उस किसान से कहते हैं, वह खजाना तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला। उसके लिए तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। मैं तुम्हें जैसा-जैसा कहूँगा, तुम्हें वैसा ही करना होगा। तब जाके तुम्हें वह खजाना अवश्य मिल जा पाएगा। उस किसान ने महात्मा की सारी बातें सुनी और उसके बाद वह किसान महात्मा से कहता है, बताइए मुझे क्या करना होगा? आप जैसा कहेंगे वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बता दीजिए कि आखिर वह खजाना मेरे खेत में कहाँ पर है? इस पर महात्मा उस किसान से कहते हैं, अपने खेतों में जाओ और मुझे खेतों की खुदाई करके एक मिट्टी टोकरी भरकर मेरे पास लाओ। वह किसान तुरंत ही महात्मा की बात मान लेता है। वह भागा-भागा अपने खेतों में जाता है और जल्दी-जल्दी एक टोकरी मिट्टी भरकर वह वापस महात्मा के पास पहुँचता है। उस मिट्टी को देखने के बाद महात्मा उस किसान से कहते हैं, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब 1 महीने बाद अपने खेत की खुदाई करना। जब तुम पूरा खेत खोद दोगे तो उसमें एक कटोरी मिट्टी फिर से मेरे पास लेकर आना। महात्मा के मुख से यह बात सुनकर वह किसान कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, जब खजाना मेरे खेतों में गड़ा हुआ है तो महात्मा मुझे सीधे-सीधे क्यों नहीं बता देते कि वह कहाँ पर है? उसने कुछ देर सोचा विचार की करने के बाद महात्मा से आखिरकार यह बात पूछ ही ली। वह किसान महात्मा से कहता है, हे महाराज, यदि वह खजाना मेरे खेतों में है तो आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि वह कहाँ पर है? मैं उसे अभी जाकर निकाल लेता हूँ। भला मुझे वहाँ का मंजर क्यों करना है? आखिर इसकी क्या ज़रूरत है? इस पर महात्मा बड़े शांत और स्वर से उस किसान से कहते हैं, हर कार्य का एक समय होता है और वह कार्य यदि उचित समय पर किया जाए तो वह हमें उचित और शुभ फल देता है। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें खजाना बता देता हूँ कि वह खजाना तुम्हारे खेतों में कहाँ गड़ा हुआ है। लेकिन एक पल के लिए यह भी सोच लो, अगर तुम अभी उस खजाने को पाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे हाथ तो कुछ ना आए। सोच लो, अगर तुम अभी उस खजाने को पाना चाहते हो या महीने के बाद महात्मा की यह सारी बातें सुनकर हम किसान कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और फिर वह महात्मा से कहता है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। इतना कहकर वह महात्मा को प्रणाम करके वापस घर लौट आया।
वह जैसे-तैसे अपने मन को मार तो लेता है, अपनी इच्छाओं को दबा तो लेता है, किंतु अभी उसका मन बहुत बेचैन था। वह उस खजाने को जल्द से जल्द पाना चाहता था। रात में उसे खजाने के सपने आया करते थे। वह दिन भर केवल खजाने के बारे में ही सोचता रहता था। जब भी वह खेत जाता तो एक किनारे पर बैठता और उस खजाने के बारे में सोचने लग जाता। दिन भर हर समय उसके मन में केवल खजाना पाने के विचार ही चलते रहते। वह यह सोचता रहता कि जब मुझे खजाना मिल जाएगा तो मैं इस नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास सारे ऐशो आराम होंगे और मैं अपना जीवन आनंदमयी बिताऊंगा। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। देखते ही देखते ऐसे ही करीब 1 माह बीत गया और वह अपने खेतों में गया और उसने अपने खेतों में से एक कटोरी मिट्टी खोदी और उस कटोरी में भरकर वह महात्मा के पास जा पहुंचा और महात्मा से कहता है, हे महाराज, यह लीजिए एक कटोरी मिट्टी जो मैंने अपने खेत में से लाई है। अब बताएं वह खजाना कहाँ पर है? इस पर महात्मा उस किसान से कहते हैं, क्या तुमने अपना सारा खेत खोद दिया? इस पर वो किसान महात्मा से कहता है, नहीं, आपने कहा था केवल एक टोकरी मिट्टी ही आपको चाहिए, इसलिए मैंने केवल एक टोकरी मिट्टी ही निकाली। भला उसके लिए मुझे पूरा खेत जोतने की क्या जरूरत है? बस आप मुझे यह बता दीजिए कि वह खजाना मेरे खेतों में कहाँ पर गड़ा हुआ है। मैं जाकर वहीं पर खोदूंगा और वह खजाना निकाल लूंगा। इस पर महात्मा उस किसान से कहते हैं, वह खजाना पूरा खेत जोतने पर ही मिलेगा। यदि तुम अपना खेत नहीं जोतोगे तो वह खजाना कभी नहीं बाहर आने वाला। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। इस पर वह किसान एक बार फिर से कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ जाता है और वह कहता है कि वह जाकर अपने खेतों में खेत को जोतता है और इसलिए वह महात्मा को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है और अगले दिन ही वह अपना सारा खेत जोत कर एक बार फिर से एक टोकरी में मिट्टी भरकर महात्मा के समझ पहुंच जाता है। तभी महात्मा बुद्ध उसे किसान से कहते हैं, अभी तुम्हारा खेत ठीक नहीं जुता, जाकर है एक बार फिर से कोशिश करो, एक बार फिर अपने खेतों में हल चलाओ। इस पर वह किसान महात्मा कहता है, मेरे पास हल नहीं है, बल्कि मैं खुद से ही हल जगह पर खोदता हूँ। इस पर महात्मा उस किसान से कहते हैं, कोई बात नहीं, एक बार फिर से परिश्रम करो और इस परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वह किसान महात्मा की बात मान लेता है और वह एक बार फिर से अपने खेतों में मेहनत करता है। वह एक बार फिर से हल चलाता है और एक टोकरी मिट्टी लेकर वह महात्मा की समझ फिर से उपस्थित हो जाता है। मिट्टी देखकर महात्मा उस किसान से कहते हैं, हाँ ठीक है, किंतु अब तुम्हें मेरा दूसरा काम करना होगा। इतना कहकर महात्मा उस किसान से कहते हैं, जाओ और अपने खेतों में उन फसलों की बीज डालो जिन फसलों को तुम उगाना चाहते हो। इस पर वह किसान थोड़ा अचरज हुआ अचरज होकर महात्मा से कहता है, हे ताकत, आपने तो खजाने की बात की थी, फिर ये बीज फसल कहाँ से आ गई? इस पर महात्मा उस किसान से कहते हैं, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मिट्टी के बीज तो डाल नहीं होंगे। इस पर वह किसान महात्मा कहता है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ, किंतु यदि मैं अभी बीज लेने जाऊंगा तो वो मुझे
महंगे पड़ेंगे और अभी मेरे पास इतना धन भी नहीं है। यदि कुछ समय बाद उसे ले आऊं तब वह मुझे सस्ते मिल सकते हैं। इस पर महात्मा उस किसान से कहते हैं, मैं तुम्हें कहा था, यदि हम किसी कार्य को सही समय पर करते हैं तो हमें लाभ मिलता है, किंतु अगर वही कार्य उस समय पर नहीं होता है तो उसका फल हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए आज ही जाओ और अपने खेतों में बीज डालो। वह किसान महात्मा की बात मान लेता है और वह महात्मा को प्रणाम करते हुए बीज लेने निकल जाता है। बीज लाकर वह अपने खेतों में डाल देता है और फिर वह महात्मा के पास वापस पहुंचता है और कहता है, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे बताइए कि आखिर मेरे खेतों में खजाना कहाँ पर है ताकि मैं उसे निकाल सकूं। इस पर महात्मा मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, अभी तो तुम्हें एक और कार्य करना है, उसके बाद वह खजाना तुम्हें खुद ब खुद दिखेगा। किसान महात्मा से कहता है, बताएं अब कौन सा काम है जो मुझे करना है। इस पर महात्मा किसान से कहते हैं, जो भी बीज तुम्हें खेतों में डाले हैं, अब तुम्हें उनकी देखभाल करनी है, उन्हें प्यार से सींचना है और देखना है उन्हें कोई तकलीफ तो ना है, वह स्वस्थ रहें, उन्हें कोई बीमारी या कीड़ा ना लग जाए। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें वह खजाना नहीं मिल पाएगा और यदि तुम्हारे खेत का हर एक बीज अंकुरित हो गया और वह अपनी संपूर्णता तक पुष्ट को प्रणाम करके वापस लौट आया और अब से वह अपने खेतों की देखरेख करने लगा। उस किसान ने अपने खेतों पर पूरा ध्यान दिया, किंतु अब भी उसे सपनों में खजाना ही नजर आता था और वह मन में ही मन सोचता था कि बस एक बार यह फसल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तो वह खजाना भी मुझे मिल ही जाएगा। इसी सोच के वह साथ उन फसलों की देखरेख में दिन रात लगा रहता। उसने अपनी फसलों की पर किसी प्रकार की कोई विपदा नहीं आने दी और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब उसकी फसल खेतों में लहराने लगी थी। तभी उसे महात्मा की बात याद आई। महात्मा ने कहा था कि जब तुम्हारी फसलें तैयार हो जाएंगी तो तुम्हें तुम्हारा खजाना मिल जाएगा। ये बात याद आते ही उस किसान की आंखों में आंसू आ गए। जो खजाना उसके खेतों की जमीन में हुआ था वह बाहर आ चुका था। उसके बाद तभी उस किसान महात्मा की याद आई और वह खुद को महात्मा के समक्ष पहुंचने से रोक ना पाया। बन पर तुरंत ही महात्मा के चरणों में गिरा और उसके उनसे कहने लगा, हे महाराज, आपने जो खजाना मुझे बताया था वो मुझे मिल गया है, लेकिन यह बात नहीं पता चली कि खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला। इस पर महात्मा ने किसान से कहते हैं, बातें हमेशा किस्मत को ही दोष नहीं देना चाहिए। पहले तुम अपनी किस्मत को सही करने में लग जाओ, लेकिन तुम यह भूल रहे थे कि तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही सही थी। तुम सही काम नहीं कर पा रहे थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे कर्म किए बिना ही तुम्हारी सफल सबसे उत्तम हो, लेकिन उसी वक्त मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया और खजाने के लालच में ही सही काम किया। लेकिन जब तुमने सही समय पर ही काम किया तो तुम्हें सही सफलता भी मिल और जो तुम्हारे पास सबसे उत्तम चीज है, जो तुम्हारे पास सबसे असली खजाना है, वह तुम्हारा शरीर ही है। इस शरीर के माध्यम से हम इस दुनिया में
जो चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई अपनी किस्मत का रोना रोने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि उन्हें अपने कर्मों में विश्वास ही नहीं है। तो ऐसा लोग भला अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँच सकते हैं? इस पर वह किसान महात्मा से प्रणाम करते हुए कहता है, तो किस्मत जैसी कोई चीज ही नहीं होती। इस पर महात्मा मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, किस्मत क्या है? किस्मत हमारे ही सत्कर्म हैं और यह सत्कर्म ही हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम सही दिशा में कार्य कर सकें और इन कार्यों से ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। महात्मा के मुख से यह उपदेश सुनकर वह किसान महात्मा के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, आज मुझे पता चल गया कि मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मेरे तो कर्म ही खराब थे। किंतु मैं आज आपको वचन देता हूँ कि आज से मैं अपनी किस्मत को कभी खराब नहीं कहूँगा, अपने कर्मों को सुधारूंगा और सभी कार्य सही से समय पे करूँगा। इतना कहकर वह किसान महात्मा को प्रणाम करते हुए वापस घर लौट गया। दोस्तों, हम ऐसे अधिकांश लोग यही कहते हैं, यही करते हैं। वे लोग हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन वो कभी अपने कर्मों को पर ध्यान नहीं देते। वो यह नहीं सोचते कि क्या उन्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो कर्म करना चाहिए वो कर्म किए हैं या नहीं किए, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, और अगर उसमें कोई कमी थी तो क्या उस कमी को दूर करके उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता था। और यह सब है सोच पाएंगे तब समझ पाएंगे जब हम अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर देंगे। लेकिन हम तो अपने आप को सही और अपनी किस्मत को गलत ठहरावा चाहते हैं। हम किसी से चाहते हैं और हमारी गलतियों को ठेका देते हैं, इसलिए हम अपनी किस्मत को हमेशा दोष देते रहते हैं ताकि हमें कभी किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं ना देना पड़े। और इस तरह से हम उस समस्या से भी निकल जाते हैं और हम कभी पीछे पलट कर यह नहीं देखते कि क्या हमने उस लक्ष्य को पाने के लिए हर मुश्किल से मुश्किल कोशिश की थी या नहीं। हमने कहीं और कोई गलती तो नहीं हुई हमसे, क्योंकि हमें तो लगता है कि यह सब तो किस्मत का खेल है और भला किस्मत से कौन जी सकता है। आपने अपने आसपास भी ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पा रहे हों, पाने पर रोते हैं, चिल्लाते हैं, और जब उन्हें कोई उनकी असफलता का कारण पूछता है तो वह यही कहते हैं कि वह तो मेरी किस्मत में था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर तो एक वास्तविकता भूल रहे हैं। इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने कर्म पर ध्यान नहीं देते। वह अपने कर्म को ही नहीं छोड़ते, भले ही वह अपने लक्ष्य को पहुंच पाने में असफल हो जाएं, लेकिन फिर भी वह अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। और जो लोग अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं वह लोग कभी यह नहीं कहते कि उनकी तो किस्मत ही खराब थी, बल्कि वह दोबारा फिर से एक बार पूरी शक्ति से उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। और यह कोशिश वे तब तक करते रहते हैं जब तक कि उन्हें उनका लक्ष्य नहीं मिल जाता। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम लाते रहेंगे ऐसी मोटिवेशनल वीडियो, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको दोस्तों जल्द से जल्द मिलता रहे। तो हम नेक्स्ट वीडियो लाते हैं जल्दी ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद।